हेलो दोस्तों। आज आप देख रहे हैं क्रेजी जॉब्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी के थ्रू कौन कौन सी नई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है, उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में जानेंगे। ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। जितने भी हमारे बेरोजगार भाई है, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एसएससी की, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। ये जॉब आपकी है, यूपीएससी ने निकाली है। ये इस जॉब में टोटल वैकेंसीज है 480 वैकेंसीज, 480 वैकेंसीज है। और पोस्ट का नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ओब्लिक अकाउंट ऑफिसर्स। और ये जो भी ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है, उसमें वो वर्क करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं आरक्षण के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से एससी की 57 पोस्ट है, एसटी की 28 पोस्ट है, ओबीसी की 78 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, उसके लिए 51 सीट्स है। और यूआर अनरिजर्व्ड के लिए 204 204 वैकेंसीज है, जिसमें पीडब्ल्यूडी जो विकलांग कोटे से हैं, वो 25 वैकेंसीज है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं जो भी विकलांग है, जो पीडब्ल्यूडी है, उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है, ब्लाइंड है, विजन लो है, या फिर जो भी है आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज लिमिट रहेगी इसमें 30 ईयर्स रहेगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स रहेगी। और इसके अलावा जो इसमें सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी आपको लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी मतलब 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो पे स्केल आपका 8 है, लेवल 8 है, वो आपकी इसमें सैलरी मिलेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो इसमें आपकी बैचलर डिग्री रहेगी। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपकी वो आपकी एक क्वालिफिकेशन रहेगी। और इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा आप ड्यूटीज की बात करो कि इस जॉब में क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या आपको काम करना पड़ेगा, तो उसमें सिंपल सा वर्क है। जो भी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, जो अभी आप पेपर्स में सुनते हो कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने वहां छापा मारा, तो जो वही आपका काम रहेगा। उसमें आपके जो भी आपके ईडी ईडी जो आपकी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स जो होंगे, वो आपका जितना भी किसी भी फर्म को या किसी फर्म या कंपनी में कितनी रिकवरी होगी कि टैक्स वगैरह के लिए कितनी उसमें रिकवरी रहेगी, उसका अकाउंट्स का लेखा जोखा करना पड़ेगा, उसका कितना इसमें केस लेसन हुआ। और इसके अलावा उसमें कोर्ट केस कितने चल रहे हैं, लीगल एक्शंस क्या हो गए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा उसमें जो पेंशन से जो रिटायरमेंट हो गए, उनकी पेंशन के बारे में देखना पड़ेगा। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड अदर रिलेटेड जो वर्क है, वो आपको करना पड़ेगा। और जो इसमें आपका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, जॉब कहाँ, जो जॉब लगने के बाद आपको कहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, वो मेनली न्यू दिल्ली में रहेगा। तो न्यू दिल्ली के अलावा इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। और जो ये जो ईपीएफओ है, ये जो आप इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर में जो पोस्ट निकली है, 480 पोस्ट, 480 पोस्ट, वो आपके ईपीएफओ, जो ईपीएफओ होगा, वो उसके अंडर में होगी। जो ईपीएफओ जो है, उसके अंडर में होगी। और ईपीएफओ किसके अंडर में आता है? लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और इसमें आप इस ऑफिस में आप ईपीएफओ ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक वैकेंसी और निकली है, इसी के साथ में वैकेंसी निकली यूपीएससी में 159 159 वैकेंसीज निकली है, 159 वैकेंसीज निकली है। और वो कौन सी पोस्ट के लिए निकली है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वो ईपीएफओ में निकली है, पहले तो वो ईओ थी, ईओ या अकाउंट्स ऑफिसर। और इसमें निकली है आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में निकली है। वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही ये आती है। उसमें आपको जो शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए 25 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 12 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्ट रिजर्व है। और अनरिजर्व जो जनरल जनरल कैटेगरी है, उसके लिए 68 पोस्ट रिजर्व है। इसके अलावा विकलांग कोटे से 8 वैकेंसी रिजर्व है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी एज क्या है, एज लिमिट क्या है? 35 ईयर्स एज लिमिट है। और इसमें जो पे स्केल मिलेगा, वो लेवल 10 मिलेगा। समझ रहे हो? लेवल 10 मतलब जो ईओ और एओ की पोस्ट है, उससे भी 2 लेवल ज्यादा मिलेगा आपको, उस 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग।
और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो होगी आपकी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपको आपके ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या रहेगा कि आप कंपनियां डिप्लोमा होनी चाहिए किसमें, कंपनी लो या लेबर लो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। और आपका काम क्या रहेगा, काम वही रहेगा जो आपके जो पहले जो ईओ और एओ जो काम करते हैं, जिसमें आपको एनफोर्समेंट रिकवरी का रहेगा, अकाउंट्स का काम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम रहेगा, केस का काम रहेगा, जो कोर्ट केसेस है उसके बारे में काम रहेगा, पेंशन वगैरह या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको कुछ भी काम आपको दे सकते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा आपका, न्यू दिल्ली। द पोस्ट ऑफ कैरीज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड ऑफिसर हैव टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी आपका जो अगर इस पोस्ट के में आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। मतलब जो भी एप्लीकेशन होगी वो केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएगी, और जो इसकी जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भरने का जो लिंक है वो आपको दिया हुआ है www.upsconline.nic.in। इसी पोस्ट पर आपको जो लास्ट डेट है वो 25/2/2023 रहेगी, 25/2/2023 रहेगी। स्टार्ट सॉरी जो जो स्टार्टिंग डेट है वो रहेगी 25/2/2023, 25 फरवरी 2023 को रहेगी। और जो क्लोजिंग डेट है वो रहेगी आपकी 17 मार्च 2023 को, ये क्लोज हो जाएगा इसमें। और इसके अलावा फिर आपको ये दे सकते हैं आपके कि दोनों जो वैकेंसी निकली है उसका उसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा, और जो न्यू दिल्ली के अलावा आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग दी जा सकती है। जो प्रोबेशन रहेगा वो 2 साल का रहेगा, और उसका जो टेस्ट का जो जो भी एग्जामिनेशन टेस्ट होगा उसका जो स्कीम है वो पेन पेपर बेस्ड होगी, कंप्यूटराइज नहीं होगी। ये आपको पेन और पेपर में ओमार सीट में आपको क्वेश्चंस का आंसर फिल करना पड़ेगा। और उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उसको एक फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। वो बुलाने के बाद उसमें जो स्कीम्स होगी, आपके जो पेपर का सिलेबस होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस के चॉइस आंसर्स होंगे, जिसमें आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा। जो मीडियम होगा पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो क्वेश्चंस होंगे उसमें पेनल्टी आपको रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी प्रोवाइड की जाएगी। 1/3 जो मार्क्स होगा आपका 1/3 भाग, जो 1/3 पार्ट है वो आपको पेनल्टी के रूप में आपको दिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस होगा जनरल इंग्लिश होगी, जनरल इंग्लिश इंग्लिश होगी जो केवल जनरल इंग्लिश होगी, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर में वो जरूर आएगी। इसके अलावा आपको जीके के पार्ट रहेगा, जीके के पार्ट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा आपका, जो 1857 की क्रांति से लेकर जो मॉडर्न आपका इंडिया का जो इतिहास है 1948 तक है वो आपका इतिहास रहेगा इंडियन। इसके अलावा करंट इवेंट्स रहेगा, ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं हर पेपर में, आपको करंट अफेयर्स के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस पेपर में भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी इकोनॉमिक रहेगी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहेगा, मतलब अकाउंट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, ये जो आपके इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड लेबर लॉज के जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चन सकते हैं। कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेंटल एबिलिटी जो होगी जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंटलिटी मतलब आपको रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया मतलब आसपास के जितने भी आपके देश है उसके बारे में उसकी सिक्योरिटीज के बारे में, आपके इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में आपको पूछ सकते हैं। वेटेज जो रहेगा 75% तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है उसके बारे में उसके उसका रहेगा। 25% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू जो होगा उसके उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और टोटल जो मार्क्स दोनों के मिला के जो मार्क्स में मेरिट बनेंगी उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और इसी तरह असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट का भी यही लगभग यही इक्वल ही आपका इक्वल ही वो रहेगा, स्कीम रहेगी, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। सिलेबस में देखो आप जनरल इंग्लिश रहेगी, इंडियन कल्चर रहेगा, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स रहेंगे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में रहेगा, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा, पॉलिटी मतलब
जो इंडियन पॉलिटी है वो रहेगी, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जो बजट वगैरह आ रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। और वेटेज वही 75 से 25 रहेगा, 75 आपका रिटन एग्जामिनेशन का रहेगा, 25% जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू में रहेगा। और जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, आपका जो भी इसका पेपर लगेगा, वो आपका इसमें देख सकते हो आपका कहाँ का सेंटर रहेगा। जैसे राजस्थान में जयपुर है, जम्मू कश्मीर है, जयपुर वाला जोधपुर है, कोच्चि है, कोहिमा है, इस तरह से आपको 79 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका इसका सेंटर रहेगा। तो दोस्तों, ये जो आप इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स भी देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट नोट्स क्या रहेगा इसमें बनने के जो फॉर्म फिलिंग होगा उसके बारे में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी क्या क्या, इसके अलावा सिटीजन, इसके अलावा आपको देख सकते हैं कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके एडिशनल, उसमें आपका सिटीजन भी कहाँ की होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम असेसिंग क्वालिफिकेशन जो हमने बताई दी थी पहले, जो मोटा मोटी जो था वो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी, इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए कैटेगरी वाइज भी आपको मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स तो लाना ही लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स तो लाना लाना पड़ेगा, एस सी एस टी पी एस के लिए 40 मार्क्स जरूरी है इन लाने के लिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो फीस है वो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एस सी एस टी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे आर एस 25 रुपीज, मतलब यूपीएससी की जो 25, यूपीएससी केवल 25 रुपीज आपको उसमें लेगी, उसके अलावा वो आपको फिर वो आपको पे केस करना पड़ेगा, क्या तो पे करो ऑनलाइन या फिर केस उसमें करो आप। वो 16 मार्च तक आप उसमें एसबीआई की किसी भी ब्रांच में आप जमा करा सकते हो, केस करोगे तो एसबीआई की ब्रांच में करा सकते हो, ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन मेथड है ही, उसके अकॉर्डिंग आप जमा करा सकते हो। और एस सी एस टी एंड वुमन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। रिलैक्सेशन दे सकते हो, अब सर्विसमैन के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, या फिर जो भी आप पीडब्ल्यूडी देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, और वो जो वेबसाइट होगी वो upsconline.nic.in ही रहेगी, इसके अलावा आपका कोई भी मोड नहीं रहेगा। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या दी गई है कि मॉडिफिकेशन ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो, और विद इन 7 डेज के अंदर जब से भरा आपने फॉर्म उसके 7 डेज के अंदर आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपकी अगर प्रोफाइल आपको चेंज करनी है, इसके अलावा और भी पूरी डिटेल्स वगैरह उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो आपको उसके लिए अलग से आपको अलग से विंडो खुलेगी, विंडो ओपन होगी, और विंडो कब ओपन होगी, 18 मार्च से 24 मार्च के बीच में ओपन होगी। उसमें आप कुछ भी चेंजेस, अगर कोई गलती हो गई हो तो क्या चेंज करने चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन द प्रिंटआउट्स ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपको कहीं भी जमा नहीं करानी है, वो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म फिल किया वही ऑटोमेटिकली आपको सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दे सकते हो। आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तब होगा जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी रखने पड़ेंगे, इस तरह से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली हमारी वीडियो जो भी होगी, आगे जो भी वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपको इसमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।